इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय आप लोगों का है भूगोल। उस भूगोल में आप लोगों के 3 चैप्टर आने वाले हैं टर्म 2 के एग्ज़ाम में। उसमें से एक चैप्टर आप लोगों का है जो खनिज चैप्टर। तो खनिज चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाला है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों के एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें खनिज चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम बताए हैं, जो हम बोल सकते हैं पार्ट 1 के वीडियो में। और ये एक वीडियो है पार्ट 2 वीडियो, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। इस चैप्टर से इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इससे बाहर नहीं आएगा खनिज चैप्टर से। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को देख लीजिए, बस इतना ही प्रश्न उत्तर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों का एक प्रश्न है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है, मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम लोग बोल सकते हैं जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब क्या है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और जो सीमित मात्रा में है कि मतलब किसी न किसी दिन ये ख़त्म हो जाएगा। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है, लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। जैसे ईंधन में जीवाश्म ईंधन आ जाएगा, जैसे लकड़ी में जीवाश्म ईंधन आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आ जाएगा जीवाश्म ईंधन। तो ये क्या है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, अब अगला करते हैं। अगला है जैसे कि जीवाश्म ईंधन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं, देखिए जैसे जो पौधे हुआ, उसके बाद जो जानवरों के अवशेष हुए वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष उसमें एक ईंधन का निर्माण होता है। ईंधन का निर्माण यानी कोयला, पेट्रोल का निर्माण होता है, उसे ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, पौधे और जानवरों के अवशेषों से जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे ताप एवं दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एक है एंथ्रासाइट कोयला, एक है बिटुमिन्स कोयला, एक है लिग्नाइट कोयला, एक है पीट कोयला। ठीक है, और सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला को। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न भी हमने लिखा है कि उच्च किस्म वाले कोयला का क्या नाम है। तो उच्च किस्म वाले कोयला का क्या नाम है, एंथ्रासाइट। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं कि देखिए ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड में कोयला उत्पादन वाले ज़िले का नाम क्या है। तो क्या नाम है, झरिया, धनबाद, बोकारो तथा हजारीबाग। धनबाद तथा झरिया में सबसे अधिक मात्रा में झारखंड में कोयला उत्पादन वाले ज़िला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोल और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान होते हैं। तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस किसको कहेंगे। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है और इसका उत्पादन पेट्रोल की अपेक्षा आसान और कम खर्चीला में होता है। तो प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है, यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण होता है। कोयला एवं पेट्रोलियम की अपेक्षा इसका उत्पादन आसान और कम खर्चीला होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी निगम, जिसे DVC कहते हैं, परियोजना की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी, 1948 ईस्वी भी। तो 1948 ईस्वी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत क्या है। तो जल विद्युत किसे कहेंगे, जल विद्युत उसको हम कहेंगे जैसे जल में विद्युत का उत्पादन करना, उसे कहेंगे जल विद्युत। जल में विद्युत का उत्पादन जल विद्युत है। तो यहाँ पर है जैसे कि बहती हुई जल की गति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार में टरबाइन में घूमते हुए ब्लाड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा जल विद्युत कहलाता है। तो इसको जल विद्युत कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब तथा कहाँ स्थापित किया गया था। तो विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में मतलब स्थापित किया गया था। कहाँ पर, ब्रिटेन में।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी ब्रिटेन में। अगर जैसे अब प्रश्न है अगला, ये हुआ विश्व की बात, तो विश्व में ब्रिटेन में 1878 ईस्वी में। उसी तरह अगर बोले कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत में कर्नाटक में, कर्नाटक के कहाँ पर, शरावती नदी पर। तो भारत बोला जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के शरावती नदी पर। और विश्व में बोले तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। और कब, तो 1878 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो गैर परंपरागत स्रोत क्या है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब जिसकी भंडार बहुत अधिक समय तक रहेगा। तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अगला देख लेते हैं एक परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्या है, परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अणु के नाभिक में निहित होती है, उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। फिर झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झारखंड में पूर्व सिंहभूम जिला में स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय यानी भूमि में ताप होना, तो उसको कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि जैसे अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है। तो ज्वार भाटा की ऊर्जा को बिजली में बदल जाना ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटा की ऊर्जा को बिजली में बदल जाना को ही जंतु के अवशेष, गोबर, रसोई अवशिष्ट के विघटन से जो गैस प्राप्त होती है उसे बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस क्या है, यह गैसों के मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री जैसे क्या क्या है, मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, गोबर, रसोई अवशिष्ट के विघटन से प्राप्त होते हैं, उसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वो अगला प्रश्न भी है कि बायोगैस में कौन सा गैस पाया जाता है। तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न आप लोगों को दे सकता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है। उदाहरण स्पष्ट करने के लिए भी बोला गया है। तो अभी बात की कि परंपरागत ऊर्जा क्या होता है। परंपरागत ऊर्जा सीमित मात्रा में पाया जाता है और गैर परंपरागत ऊर्जा असीमित मात्रा में पाया जाता है। और परंपरागत ऊर्जा एक समय के बाद खत्म भी हो सकता है, लेकिन परंपरागत ऊर्जा ये पुनर्चक्रण होता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है, ये है यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा। तो वही है कि इधर लिखे परंपरागत ऊर्जा, इधर लिखे गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा यह सीमित मात्रा में पाया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा इसका भंडार असीमित है। परंपरागत स्रोत यह एक समय के बाद खत्म हो जाने की संभावना है। गैर परंपरागत ऊर्जा में इस ऊर्जा का निर्माण पुनर्चक्रण रहता है। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम। और गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। देखिए एक प्रश्न आप लोगों का ये भी पूछ सकता है कि लो धातुविक तथा अलो धातुविक अंतर में धातुविक और अलो धातुविक में क्या अंतर है। तो ये अगले वीडियो में हम करा चुके हैं कि लो धातुविक किसे कहते हैं और अलो धातुविक किसे कहा जाता है। तो नहीं दिखे तो जाकर देख लीजिएगा। और अंतर उसी को लिख देना, इधर लिख देना लो धातुविक खनिज और इधर लिख देना अलो धातुविक खनिज। तो जिसमें लोहे की मात्रा रहता है उसे लो धातुविक खनिज कहेंगे, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं रहता उसे कहा जाता है अलो धातुविक खनिज। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो बस इस चैप्टर से जो आप लोग का खनिज चैप्टर है बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो इस चैप्टर से आप लोग इतना ही पढ़िए। ठीक है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।